आज हम देखेंगे पुनर्जागरण के बारे में और पुनर्जागरण पे आधुनिक विचार क्या है। तो सबसे पहले हम पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। तो हम देखें तो यूरोप के इतिहास में जो मोटे तौर पर मध्यकाल था वो 500 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक चला, है ना। और इस समय क्या हुआ था, पूर्व यूरोप में जो रोमन साम्राज्य है उसका पतन हो गया और पूरे यूरोप में सामंतवाद की जकड़ में प्रगतिशील विचार को भूलकर सामंतवाद में जकड़ लिया था यूरोप को। तब प्रगतिशील विचार वो भूल गए और धर्म केंद्रित जीवन व्यतीत करने लगे। रोमन साम्राज्य का तो विघटन हो गया और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य थी जैसे कि वेजेंतिया, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया बनी और इसी कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में क्या किया, तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। और जब तुर्क ने इस पर अधिकार किया तो यहाँ जो रहने वाले धर्म उपदेशक विद्वान जो प्राचीन रोम और यूनान ज्ञान विज्ञान और नई चेतना लेकर कहाँ पहुँच गए, वो सब यहाँ के जो लोग थे वो पहुँच गए इटली। और इसी नई चेतना के विकास ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगर हम अर्थ के बारे में जानें कि पुनर्जागरण है क्या, तो जानते हैं पुनर्जागरण है क्या। तो अर्थ देखते हैं हम, पुनर्जागरण है क्या। रेनेसा, जिसको पुनर्जागरण कहा जाता है, फ्रांसीसी शब्द है। क्या है, एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण या पूर्व जन्म। क्या होता है, फिर से जन्म लेना या फिर से जग जाना। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान इटली में और बाद में यूरोप के अन्य भागों में भी नए विचारों का प्रसार हुआ। अब इटली में क्यों प्रसार हुआ, क्योंकि कुस्तुनतुनिया में बसे जो लोग थे, विद्वान थे, वो कहाँ आ गए, इटली आ गए। क्यों आए, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तब वहाँ से शिफ्ट हो गए इटली में। तो इटली में और फिर बाद में यहाँ से जो विचार फैलते हुए पूरे यूरोप के अन्य भागों में भी क्या हुए, नए विचारों का प्रसार हुआ, जिसने मध्ययुगीन यूरोप को धीरे धीरे आधुनिक यूरोप में परिवर्तित कर दिया। और ये जो नए विचारों का प्रसार हुआ, इस नए विचार ने क्या किया, जो मध्ययुगीन यूरोप था अर्थात सामंतवादी जो यूरोप था, उसमें आधुनिक यूरोप में वो परिवर्तित होने लगा। नए विचारों ने सृजनात्मक व्यक्ति की एक नवीन धारणा को जन्म दिया। क्या हुआ, नए विचार जो आए उसने एक व्यक्ति के लिए भी नई धारणा को जन्म दिया और इस व्यक्ति में भगवान की इच्छा के बगैर अपना भाग्य बदलने की ताकत थी। मतलब ऐसा विचार आ गया कि भगवान के बगैर एक इंसान क्या कर सकता है, एक इंसान चाहे तो खुद अपना भाग्य बदल सकता है। पहले ये विचार चल रहा था कि भगवान ही है जो भाग्य बनाता है, और अब क्या विचार चल रहा है, अब चल रहा है कि मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बनाने की ताकत रखता है। और इस विचार ने मध्ययुगीन धर्म केंद्रित जो चिंतन था, यानी कि पहले धर्म को केंद्र में रखकर जो सोच विचार किया जाता था व्यक्ति के द्वारा, उसको ध्वस्त कर दिया, उसको नष्ट कर दिया और नए सामाजिक चिंतन और राजनीतिक कार्यवाही को गति प्रदान की। मतलब नए समाज के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया, राजनीतिक कार्यवाही की जाने लगी, ये सब क्या हुए, एक गति से बढ़ने लगे। जैकब बुर्कहार्ट ने, क्या नाम है, जैकब बुर्कहार्ट ने 1860 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। अर्थात इटली में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। तो इसीलिए एक बुक लिखी गई थी, सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, में पुनर्जागरण और मानववाद की प्रभावशाली धारणाओं को सूत्रबद्ध किया गया। इसमें क्या किया गया, पुनर्जागरण और मानववाद की जो प्रभावशाली धारणा थी, जो विचार थे, उसको सूत्रबद्ध किया गया। पुनर्जागरण न केवल एक मौलिक विचार को आत्मसात करने से संबंधित है, जो पुनर्जागरण हुआ वो न केवल एक मौलिक विचार को अपने ऊपर समेटता है, बल्कि उसने नई भौगोलिक खोजों को भी जन्म दिया। बहुत से ऐसे खोज इस समय होने लगे थे। यूरोप में विकसित इस नई चेतना से लैस होकर वहाँ के नए शासकों ने भौगोलिक खोजों के तहत नए महादेश अमेरिका की खोज कर डाली और भारत के लिए नए समुद्री मार्ग ढूंढ निकाले। तो यूरोप में जो नई चेतना का विकास हुआ, उससे जो शासक थे, नए शासक जो बने, उसने क्या किया, भौगोलिक खोज की, अमेरिका जैसे महादेश की खोज कर डाली, भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग ढूंढ निकाले। तो ये एक नई चेतना ही तो थी जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया। तो पुनर्जागरण का कारण क्या था, क्यों पुनर्जागरण हुआ, ये हम देखते हैं। तो पुनर्जागरण के कारण को अगर देखें तो लगभग 200 वर्षों के सम्मिलित प्रयास ने
यूरोपीय पुनर्जागरण को घटित किया, जिसके लिए निम्न कारण कमाबेश उत्तरदायी है। तो देखो, जो भी मतलब परिवर्तन होता है, एकाएक परिवर्तन नहीं होता। इस परिवर्तन में भी 200 वर्षों का प्रयास हमको देखने को मिलता है। 200 वर्षों तक जो प्रयास किए गए, उसका परिणाम था पुनर्जागरण। तो यूरोपीय पुनर्जागरण घटित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो 200 वर्षों का एक सम्मिलित, सबने मिलकर प्रयास किया था। तो पहला कारण क्या था जिसकी वजह से जो पुनर्जागरण है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हुए? तो पहला तो था धर्म युद्ध, कि जो मध्यकालीन यूरोप था वो क्या था, धर्म को केंद्र में रखकर चिंतन करता था। इसीलिए सबसे पहले धर्म युद्ध हुआ। और धर्म युद्ध या क्रूसेड ईसाई धर्म के पवित्र स्थल यरूशलेम पर अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के मध्य 200 वर्षों तक ये क्या चला, युद्ध चला। किसके किसके बीच? ईसाई और तुर्क के बीच क्या हुआ, ये युद्ध चला। क्यों चला? यरूशलेम पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर इन दोनों के बीच, तुर्क और ईसाई के बीच क्या हुआ, 200 वर्षों तक युद्ध चला। वहीं 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुए इस युद्ध ने यूरोप में नए विचार को जन्म दिया। अर्थात जो 13वीं शताब्दी में ये जो युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ, ईसाई और तुर्कों के मध्य जो युद्ध हुआ, उसने यूरोप में एक नए विचार को जन्म दिया। वो विचार क्या था? युद्ध के माध्यम से जो पूर्वी देशों में हुए संपर्क ने यूरोपियों को तर्क शक्ति प्रयोग और वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ भौगोलिक खोजों के लिए भी प्रोत्साहित किया। अर्थात युद्ध के माध्यम से क्या हुआ, जो पूर्व के देश थे उनसे संपर्क स्थापित हुआ, और संपर्क स्थापित होने से यूरोप को क्या हुआ, तर्क शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति, उसको प्रयोग करने और वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ भौगोलिक खोजों के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप ही, यानी कि जो धर्म युद्ध हुआ था उसी का परिणाम क्या था, अरबी अंक पद्धति, बीजगणितीय कागज आदि से यूरोप जो था वो परिचित हुआ। तो धर्म युद्ध के बाद ही क्या हुआ, उसका परिणाम ही था कि अंकगणित पद्धति, बीजगणित, कागज आदि से जो यूरोप है वो परिचित हो पाया। धर्म युद्धों में मिली पराजय से, धर्म युद्ध जो हुआ उसमें पोप एवं चर्च की क्या हुई, पराजय हुई। तो पराजय से पोप एवं चर्च में अंधविश्वास में कमी आई, है ना। पहले क्या था, धर्म को केंद्र में रखकर विचार किए जाते थे, तो अंधविश्वास जो है वो बहुत ही गहरे स्तर पर था। तो जो अंधविश्वास है उसमें धीरे धीरे कमी होने लगी, क्योंकि व्यक्ति जो है वो तर्क करने लगे, विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, और यूरोपीय लोग नए ज्ञान विज्ञान को सीखने के लिए उद्यत हुए। अब सामंतवाद का पतन, तो पहला पुनर्जागरण का जो शुरुआत हुआ उसका कारण जो है वो सबसे पहला है धर्म युद्ध। जब धर्म युद्ध हुए, है ना, यूरोप अन्य देशों से, यानी कि यूरोपीय जो लोग थे वो अन्य यूरोप के देशों से संपर्क स्थापित कर पाए, जिससे उनके अंदर तर्क शक्ति प्रयोग वैज्ञानिक खोज ये सब के लिए क्या हुआ, उन्हें प्रोत्साहन मिला। तो एक धर्म युद्ध एक महत्वपूर्ण कारण है। सामंतवाद का पतन, हमको पता है कि यूरोप में क्या है, मध्यकाल में सामंतवाद जो है उसकी जड़ें मजबूत थी। तो धर्म युद्धों में भाग लेने से सामंतों की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई, यानी कि उसकी शक्ति जो है कम हो गई। दूसरी तरफ नए विचारों और पूर्व के साथ बढ़ते वाणिज्य व्यापार ने मध्य वर्ग का विकास किया। क्या हुआ, धर्म युद्ध से नए विचार जन्म लेने लगे, धर्म की ओर जो झुकाव था वो कम होने लगा लोगों का, और पूर्व से व्यापार वाणिज्य क्या हुआ, बढ़ा, जिससे मध्य वर्ग का भी विकास हुआ, यानी कि जो बिजनेसमैन थे वो क्या होने लगे, ऊपर उठने लगे। जिसने सामंतवाद का भयंकर विरोध इसीलिए किया क्योंकि उनके द्वारा ली जाने वाली चुंगी से व्यापार क्या होता था, बाधित होता था। अर्थात सामंतवाद में ये था कि कोई भी व्यापार कर रहा है तो उसको चुंगी देनी पड़ती थी, कुछ कर के रूप में पैसा देना पड़ता था। तो चुंगी से व्यापार क्या होता था, बाधित होता था। जैसे अभी के समय में आयात कर निर्यात कर लगाए जाते हैं ना, वैसे उस टाइम चुंगी होती थी। तो चुंगी से व्यापार जो है बाधित होता था तथा वस्तुएं महंगी होती थी। आज के समय में भी होता है, हम वस्तु बाहर भेजते हैं या हमारे देश में कोई वस्तु आती है तो हम उस पर टैक्स लगाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, उसका मूल्य और बढ़ जाता है। मध्य वर्ग ने सामंतों के छोटे छोटे राज्यों की अपेक्षा बड़े राष्ट्र की कल्पना की। जो मध्य वर्ग उभरा
व्यापार के बढ़ने से मध्य वर्ग उभरा, और मध्य वर्ग जब उभरा तो उनने क्या किया, सामंतों के जो छोटे छोटे राज्य थे उनकी अपेक्षा एक बड़े राज्य की परिकल्पना की और राजा को अपना सहयोग दिया, जिसने सामंतों को परास्त कर व्यापार के लिए एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध कराया। क्या किया, मध्य वर्ग ने मतलब राजा को सहयोग दिया और उस सहयोग से क्या हुआ, सामंतों को उन्होंने परास्त किया और व्यापार के लिए एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र उपलब्ध कराया, जिसमें चुंगी की बाधा नगण्य थी। क्यों, अगर हर क्षेत्र में सामंत हैं तो अपने ही देश के अंदर अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो सामंतों के अधीन हैं, तो उन सामंतों को भी हमें टैक्स के रूप में पैसे देने पड़ते थे। तब अगर एक के कंट्रोल में वो हो जाएगा तो चुंगी कर जो हमको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देना पड़ता है वो हम सिर्फ एक चुंगी कर दे पाएंगे। तो क्या होगा, जो बाधा थी वो भी नगण्य हो जाएगी, पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो पहला हमने देखा धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध के कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण का युद्ध, वो कारण देखा हमने कि पुनर्जागरण जो है वो आया। सामंतवाद का पतन हुआ जिसने पुनर्जागरण के लिए द्वार खोले। व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। तो सब चीज़ अगर हम देखें तो एक ही है। पहले देखो, धर्म से हमने लड़ा, धर्म का विरोध स्टार्ट किया। उसके बाद जो अंधविश्वास ख़त्म होने लगे, लोग तर्क शक्ति से अपने विचार जो है वो रखने लगे, सोचने लगे अपने बारे में। फिर क्या हुआ, सामंत व्यापार में बाधा उत्पन्न होती थी सामंतों के कारण, क्योंकि उन्हें चुंगी देना पड़ता था। तो उस चुंगी की समाप्ति के लिए उन्होंने सामंतों का क्या किया, विरोध किया। तो सामंत का पतन हुआ। उसके बाद सामंत का पतन हुआ, क्यों किया गया था सामंत का पतन, व्यापार वाणिज्य के लिए तो किया गया था ना। तो व्यापार वाणिज्य का विकास। तो युद्धों के कारण यूरोपीय व्यापारियों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार संबंध कायम हो पाया। धर्म युद्ध जो हुआ उसी के कारण क्या हुआ, पूर्वी जो यूरोपीय व्यापारी थे वो पूर्व के साथ व्यापार करने लगे, और इससे यूरोपीय व्यापारी नए विचारों से न केवल अवगत हुए बल्कि उन्होंने यूरोप में उसे प्रचारित भी किया। और बहुत से जो लोग हैं वो यूरोप से क्या हुए थे, पूर्वी देशों की तरफ व्यापार के लिए आए भी थे। नए विचारों से उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया। व्यापारिक समृद्धि ने मध्ययुगीन ग्रामीण व्यवस्था को नगरीय अर्थव्यवस्था में बदलना प्रारंभ कर दिया, और जो व्यापार में समृद्धि, अब व्यापार बढ़ने लगा उनका, पूर्व देशों के साथ जब व्यापार किया तो व्यापार में वृद्धि हुई। तो मध्ययुगीन जो ग्रामीण व्यवस्था थी पहले यूरोप में, वो अब क्या हुई, वो एक नगरीय व्यवस्था में बदलना स्टार्ट हो गई और नए नगरों का विकास हुआ। जैसे कि कौन कौन से नए नगर, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, मिलान, लिस्बन, न्यूरेमबर्ग आदि। तो वृद्धिमान व्यापार ने, व्यापार बढ़ा जब पूर्व के साथ व्यापार किया इन्होंने पूर्व देशों के साथ, तो व्यापार में वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ, पूंजीपति वर्ग के विकास में सहयोग दिया। तो व्यापार वाणिज्य बढ़ने से पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, जिसने सामंतों को मिले विशेषाधिकार की खुद के लिए मांग की। जो सामंतों को विशेष अधिकार दिए गए हैं वो हमें दो, और सामंतों के साथ होने वाले संघर्ष में राजा का साथ दिया। जबकि चर्च ने शुद्ध के विरोध के कारण सामंतों का समर्थन किया। चर्च ने क्या किया, सामंतों का समर्थन किया, क्योंकि चर्च में भी जो शुद्ध व्यवस्था थी कि हमको पैसा दो फिर हम जो भी आपके कर्म है वो माफ़ कर देंगे, ये जो व्यवस्था थी चर्च को दान दक्षिणा देने की जो भी, तो उसका विरोध अब धर्म युद्ध के पश्चात चालू हो गया। तो उस विरोध के कारण चर्च ने सामंतों का समर्थन किया, है ना। परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग चर्च विरोधी भी हो गया। जो मध्य वर्ग था वो क्या हुआ, चर्च के विरोध में भी अब खड़ा हो गया। पूंजीपति वर्ग ने इसके अलावा विद्वानों को भी प्रश्रय देकर नए ज्ञान एवं कला साहित्य को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो पूंजीपति वर्ग था उसने क्या किया, जो विद्वान लोग थे उनको प्रश्रय दिया, है ना, उनके कला साहित्य को एक स्थान दिया अपने क्षेत्र में। तो इससे क्या हुआ, नए ज्ञान जो है उस क्षेत्र में बढ़ने लगे। अब कुस्तुनतुनिया का पतन, तो हमने देखा कि जो पुनर्जागरण का युग स्टार्ट हुआ
वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था इटली से। और इटली से क्यों हुआ? तो उसका सबसे बड़ा कारण था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो गया। तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तब वहाँ के लोग इटली शिफ्ट हुए थे। तो कुस्तुनतुनिया का पतन कारण है पुनर्जागरण के लिए। क्या है? कुस्तुनतुनिया का पतन भी एक कारण है पुनर्जागरण के लिए। तो देखते हैं, तुर्कों के द्वारा मैंने बताया है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया तुर्कों के द्वारा, जिससे वहाँ के जो लेखक थे, जो भी वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार यूरोप के अन्य देशों जैसे कि इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में पलायन कर गए, मतलब वहाँ रहने चले गए। और वे अपने ज्ञान विज्ञान की जो प्राचीन पांडुलिपियाँ थी वो भी अपने साथ ही ले गए। अकेला जो कार्डिनल है, एक व्यक्ति है कार्डिनल बेसारियोन, क्या नाम है? कार्डिनल बेसारियोन। इसने 800 पांडुलिपियाँ लेकर इटली ये पहुंचा था। कितना? 800 पांडुलिपियाँ लेकर वो इटली पहुंचा था। अब सोचो कितने मतलब ज्ञान विज्ञान आविष्कार ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ चली गई? ये सब चीज़ें चली गई इटली में। तो कहाँ पहुंचा था? इटली पहुंचा था। और उनके आगमन से यूरोप में नए ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ और पुनर्जागरण संभव हो सका। अगर ये कुस्तुनतुनिया में ही रहता तो क्या इटली में पुनर्जागरण संभव हो पाता? नहीं होता। हम पढ़ते कि कुस्तुनतुनिया में पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण भी यूरोप में हुआ, इटली में हुआ। ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ धर्म केंद्रित विचार थे, है ना। और जब एक विचार की समाप्ति हो के दूसरे विचार जन्म लेते हैं तो वही क्या होता है? पुनर्जागरण मान सकते हैं उसको, फिर से जगना मान सकते हैं। वहाँ के व्यक्ति अब खुद सोच रहे हैं, खुद विचार कर रहे हैं, अपने बारे में सोच पा रहे हैं, है ना। पहले क्या मानते थे? पहले मानते थे कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही करेगा, है ना, चर्च ही सब कुछ है, ये सब मानते थे। तो नए विचार कहाँ आए? इटली में आए। भौगोलिक खोजें भी कारण है पुनर्जागरण का। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के पश्चात पूर्वी देशों के साथ यूरोप का जो स्थल मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मसालों के व्यापार के लिए अब रास्ता बंद हो गया। तो होगा क्या? मसालों के व्यापार के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज आवश्यक हो गई, क्योंकि ऐसे में व्यापार तो करना संभव था नहीं। तो इसी क्रम में बड़े जहाज़ों के निर्माण ने भी कई दिन तक समुद्री यात्रा को संभव बनाया। तो इसी समय क्या हुआ? कंपास का खोज हुआ, जिससे समुद्र में दिशा ज्ञान संभव हो पाया। और दिशा ज्ञान संभव हुआ तो फिर जहाज़ें बनने लगी बड़े बड़े समुद्री यात्रा के लिए, जिससे समुद्री यात्रा संभव हो पाया। इस सब के फलस्वरूप 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने, कब? 1400, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब की पॉइंट है जो लिखना चाहिए। तो 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के आखिरी छोर केप ऑफ गुड होप तक यात्रा की। कहाँ तक? अफ्रीका का आखिरी छोर है जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक यात्रा किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब की? तो 1488 में। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी, कब की थी? 1492 ईस्वी में। ईस्ट इंडीज और अमेरिका महादेश को ढूंढ निकाला था कोलंबस ने। वहीं 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाता हुआ कहाँ आया था? भारत आया था। और भारत के कौन से स्थान पर आया था ये भी पूछा जाता है। तो भारत के कालीकट पहुंचा था। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? भारत के कालीकट में पहुंचा। भौगोलिक खोजों ने भी यूरोप को न केवल व्यापारिक समृद्धि प्रदान की बल्कि नए ज्ञान से भी लैस किया। और कारण कौन सा है? तो देखो, हमने बहुत सारे कारण जो है वो जाने हैं। उनमें से एक और कारण है प्रिंटिंग प्रेस का विकास। तो भौगोलिक खोज हुई, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। अब प्रिंटिंग प्रेस का विकास किस तरीके से पुनर्जागरण का कारण है वो देखते हैं। तो यूरोप के लोगों ने, देखो क्या दिया, यूरोप के लोगों ने अरबों से कागज़ निर्माण की कला सीखी। तो यूरोप के लोगों ने कहाँ से सीखी थी कागज़ निर्माण की कला? तो वो अरबों से सीखी थी। और इसके पश्चात, इसके बाद क्या हुआ? अब तो कागज़ निर्माण की कला तो सीख गए। इसके बाद जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापा खाना का आविष्कार कर डाला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? 15वीं शताब्दी में
वर्ग ने। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने करा और इस यंत्र ने धर्म ग्रंथों के साथ साथ अन्य पुस्तकों को कम समय में बड़ी मात्रा में छपाई कर लोगों तक पहुंचाया। अब प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने कैसे पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया? तो देखो, पहले क्या थे, जो धर्म ग्रंथ हैं, जो भी ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं, वो सीमित लोगों तक ही सीमित थी, सबके सब तक तो वो पहुंच नहीं पाती थी, है ना। तो क्या किया गया, अब क्या होगा, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां छपने लगी। अब बहुत सारी प्रतिलिपियां छपने लगी तो हर व्यक्ति तक, मतलब जहाँ तक संभव हो पाया अधिकांश व्यक्तियों तक ये पहुँची। सबको ज्ञान का क्या पता चला कि किस चीज़ों को इसमें लिखा गया है। अंधविश्वास जैसी भावनाएं भी अब दूर होने लगी, तो ज्ञान का विकास होने लगा। तो कम समय में अब बहुत सारी प्रतिलिपियां छप रही, जिससे ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अब सब व्यक्ति क्या हो गए, उस ज्ञान को जानने के इच्छुक हो गए, सब तक वो ज्ञान पहुंच रहा था पुस्तकों के माध्यम से। अब सामान्य लोग भी पढ़ लिख कर सोच विचार करने लगे। अब पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता था। पहले क्या होता था, यही तो होता था, कुछ लोगों तक ज्ञान सीमित था तो वो कह देते थे कि इस ग्रंथ में ये बातें लिखी गई हैं और लोग उसे मान लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो खुद पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ को, तो उन्हें पता है कि इस ग्रंथ में कौन सी बातें हैं जो लिखी गई हैं, है ना। तो उससे अब गुमराह नहीं किया जा सकता था। पादरी और धर्माचार्यों का ज्ञान पर जो वर्चस्व था वो भी टूट गया। इसने वैचारिक क्रांति को तेज़ी से प्रभावित कर दिया। जो विचारों में जो क्रांति आई वो और भी ज़्यादा तेज हो गई और परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया है वो और तीव्र हो गई, क्योंकि अब लोग जो है आडंबरों से दूर होने लगे, वास्तविकता की ओर बढ़ने लगे। अब धर्म संबंधित नए विचार क्या थे, तो धर्म संबंधित नए विचार का जो जन्म हुआ उसने भी पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो मध्ययुगीन जो यूरोप के लोग थे वो चर्च और कर्मकांड से बंधे हुए थे। ये हम सब जानते हैं कि धर्म को केंद्र में रखा जाता था, जो चर्च है, और कर्मकांडों से तो बंधे हुए थे। चर्च और पोप के आदेशों का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य समझते थे, यानी कि जो बातें पोप या चर्च कह देते थे, जो आदेश वो दे देते थे, उसका पालन करना उनका जीवन का उद्देश्य हो जाता था, ताकि मृत्यु के पश्चात क्या हो, सद्गति की प्राप्ति हो। लेकिन पुनर्जागरण के विचारों ने पोप और चर्च के आदेशों के स्थान पर बाइबल की मूल शिक्षाओं और उनके पालन पर जोर दिया। उन्होंने मृत्यु पश्चात जीवन से हटकर मृत्यु पूर्व जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की और उनकी शिक्षाओं ने आगे चलकर धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो धर्म संबंधित विचार आए, है ना, ये बाइबल की जो मूल शिक्षाएं लोगों को दी जाने लगी, इसने क्या हुआ, पहले ये सोचा जाता था कि मृत्यु के पश्चात हम नर्क में जाएंगे, तो इन्होंने बाइबल जो लिखी गई उसमें कहा गया कि मृत्यु के पश्चात क्यों, हम मृत्यु के पूर्व की बातें जाने ना, कि मृत्यु के पूर्व क्या होगा। तो मृत्यु पूर्व जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो हमें देखा नहीं है, मृत्यु के पूर्व ही जो कर ले वो कर ले, जो खुशियाँ हासिल कर ले वो कर ले। तो जो करना है वो मृत्यु से पूर्व किया जाए। तो मृत्यु के पूर्व जो जीवन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो ना, मृत्यु के बाद के जीवन को बेहतर बना के क्या करोगे। उनकी शिक्षाओं ने आगे चलकर धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि पहले क्या है, मतलब धर्म इतना गहराई से जुड़ा हुआ था ना, अंधविश्वास जैसी भावनाएं, कि मान लिया जाता था कि ये कार्य करने से मृत्यु पश्चात जो है हमें इस चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो हम क्यों सोचें कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, मृत्यु के पूर्व हमारा जीवन कैसा है ये देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं शिक्षा एवं साहित्य ने क्या किया। तो नए विचारों और ज्ञान के स्थायी प्रचार के लिए यूरोप के नए नगरों में क्या हुआ, विद्यालय विश्वविद्यालय खोले गए, ताकि जो ज्ञान है, नई जो ज्ञान की विचार की बातें हैं वो सब क्या हो, लोगों तक पहुंच सके, इसलिए विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए। कार्डोवा विश्वविद्यालय ना केवल स्पेन में बल्कि पूरे यूरोप में नए विचार के प्रसार का केंद्र बना। तो ये भी पूछा जाता है कि यूरोप में नए विचार के प्रसार का जो केंद्र बना कौन सा विश्वविद्यालय था, तो कार्डोवा विश्वविद्यालय था तो वो स्पेन में, लेकिन वो ना केवल स्पेन में बल्कि पूरे यूरोप के लिए प्रसार का केंद्र बन गया, किसके, नए विचारों के।
दांते, पेट्रार्क, मूर जैसे जो विद्वान हैं, साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से मध्यकालीन जकड़बंदी को ढीला कर दिया और प्राचीन लैटिन एवं यूनानी ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कर जो प्राचीन विचार हैं उससे लोगों को अवगत कराया कि विचार है क्या। और नए विश्व की खोज ने यूरोपवासियों को बेकन के उदार कथन, जो सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, ये किसकी वाणी है? ये यूरोपवासी को बेकन के उदार कथन हैं, जो विचार हैं, उससे अवगत कराया गया, उसकी शिक्षा दी गई और समय के साथ उद्घाटित होता ये चला गया, बढ़ता चला गया। प्रगतिशील पोप एवं मध्य वर्ग का क्या योगदान था पुनर्जागरण के लिए? तो देखिए, राजाओं, पोप और मध्य वर्ग ने विचारों एवं कलाकारों का जो कलाकार थे उनको संरक्षण प्रदान किया था और फ्रांस और इंग्लैंड के राजाओं ने उन्हें अपने दरबार में स्थान भी दिया। पोप ने चर्च के चित्रण में मदद ली और वहीं इटली के प्रसिद्ध मेडिसी परिवार ने भी कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। तो राजाओं ने क्या किया? राजा, पोप या मध्य वर्ग जो थे वो कला को प्रोत्साहित कर रहे थे, ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे थे? कलाकारों को संरक्षण दिया करते थे और इससे कलाकार आजीविका की जो चिंता होती थी उससे मुक्त होकर अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते थे। अब पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ? ये भी एक बड़ा कारण है कि क्यों इटली में ही प्रारंभ हुआ। अगर हम इसके बारे में जानें तो पहले पढ़ चुके हैं कि इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, क्योंकि कुस्तुनतुनिया में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया में तुर्कों का कब्जा हो गया, उन्होंने उसे अपने अधीन कर लिया, तो यहाँ के जो लोग हैं वो इटली चले गए, इसलिए इटली का क्या हुआ? इटली से वो पुनर्जागरण जो है वो प्रारंभ हुआ। तो इसको अगर हम विस्तार में देखें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण के क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से पुनर्जागरण जो है घटित हुआ।